Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So we have started our series for class 12 VST. और इस सीरीज में हम VST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं. आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे VST के 11th चैप्टर दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 2. इसके प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी हम उसके बेसिक्स, मार्केटिंग फिलॉसफीज, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग फंक्शंस, ये सब कुछ हम कवर कर चुके थे. मार्केटिंग मिक्स का पहला मिक्स दैट इज प्रोडक्ट मिक्स भी हम कवर कर चुके थे. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस मिक्स. नाउ प्राइस मिक्स में प्राइस का मतलब क्या होता है? इट इज अ वैल्यू पेड बाय द बायर टू द सेलर इन ल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड. तो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के बदले जब भी कोई बायर सेलर को कोई वैल्यू पे करता है तो उस वैल्यू को आप क्या कहते हैं? प्राइस. तो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो कि बायर ने पे की है उसे हम कहते हैं प्राइस. और हमारे यहाँ पे स्पेशली हमारे इंडिया में प्राइस सबसे ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट है ऑफ मार्केटिंग मिक्स. तो मार्केटिंग मिक्स में कितने पी होते हैं? 4. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. इंडिया में स्पेशली प्राइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि हमारे यहाँ पर क्वालिटी कॉन्शियस से ज्यादा प्राइस कॉन्शियस पीपल है. तो हमारे यहाँ पे अगर आपने प्राइस को थोड़ा सा भी ओवर चार्ज कर लिया तो आपके सारे कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे टू योर कॉम्पिटिटर. और वही अगर आपने प्राइस को थोड़ा सा भी लो कर दिया तो आप अपने सारे कॉम्पिटिटर को के जो कंज्यूमर्स हैं उसे गेन कर सकते हो. तो हमारे कंट्री में स्पेशली आपको प्राइस बहुत सोच समझ के डिसाइड करनी होती है. तो प्राइस को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें पहला आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव. प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्या आप मार्केट शेयर लीडरशिप ऑक्यूपाई करना चाहते हो? इसका मतलब है कि क्या आप ये चाहते हो कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो पूरा इंडिया खरीदे या पूरा वर्ल्ड खरीदे? क्या आप उसका मार्केट एरिया एक्सपांड करना चाह रहे हो? तो अगर वो करना चाह रहे हो तो आपको प्राइसेस लो सेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको प्राइस हाई चार्ज कर सकते हो. तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि अगर आपको मार्केट शेयर लीडरशिप चाहिए तो आपको प्राइसेस लो सेट करनी पड़ेगी. फिर आता है सेकेंड, सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. अगर जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आप चाहते हो उस कंपटीशन में सर्वाइव करना, तो भी आपको प्राइसेस लो चार्ज करनी पड़ेगी. और अगर कंपटीशन नहीं है तो आप प्राइसेस हाई चार्ज कर सकते हो. फिर आता है लास्ट, अटेनिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप. कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत सुप्रीम बनाना चाहते हो. आपको फर्क नहीं पड़ता कि महंगा है कि सस्ता है, कितने लोग खरीद रहे हैं, नहीं. जो भी प्रोडक्ट बेचो अगर आप वो प्रीमियम क्वालिटी का बनाना चाहते हो तो उस केस में आपको प्राइस हाई चार्ज करनी पड़ेगी. तो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन? अगर आपको चाहिए मार्केट लीडरशिप तो प्राइस लो चार्ज करो. अगर आप कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहते हो या कॉम्पिटिशन को फेस करना चाहते हो तो लो प्राइस चार्ज करो. और अगर आपको क्वालिटी प्रीमियम चाहिए तो हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा. फिर आता है नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन. कई बार क्या होता है, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार इंटरफेयर करती है. तो सरकार के पास पूरा राइट है कि वो आपके प्राइसेस को कंट्रोल करे, वो आपको बताए कि प्राइसेस कितना सेट करना है. तो कई बार क्या होता है, कुछ एसेंशियल कम्युनिटीज के लिए सरकार लगाती है प्राइस सीलिंग. नाउ प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है कि जब सरकार को लगता है कि जो बेसिक कम्युनिटीज हैं जैसे कि दाल, चावल, वीट, ये सारी चीजें इनको लगता है अगर बहुत महंगी हो चुकी हैं, जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, प्राइस सीलिंग मतलब एक अपर लिमिट लगा देते हैं कि सब इससे महंगा आप ये बेच ही नहीं सकते. तो अगर सरकार ने इसमें कुछ भी इंटरफेयर किया हुआ है, उन्होंने प्राइस सीलिंग अगर लगाई हुई है तो आपको प्राइसेस अपने अकॉर्डिंगली सेट करने पड़ते हैं. तीसरा फैक्टर आता है मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड. मार्केटिंग मेथड्स का मतलब होता है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो. आप किससे एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो? किसी इन्फ्लुएंसर से करवा रहे हो या फिर किसी फिल्म स्टार से करवा रहे हो? कैसे आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो? तो अगर आपने बहुत इंटेंसिव मार्केटिंग यूज की होती है, इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट यूज की होती है, जिसमें आपने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को या फिर टीवी स्टार्स को अगर आपने हायर किया होता है, तो उस केस में आपको बहुत सारे उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं. तो अगर आपका कॉस्ट खुद ही बहुत हाई आ रहा है तो आपको हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा. तो जो मार्केटिंग मेथड्स अगर आप यूज कर रहे हो वो बहुत इंटेंसिव हैं या एक्सपेंसिव हैं तो आपको हाई प्राइसेस चार्ज करने पड़ते हैं. वही अगर आप बहुत कम खर्चा कर रहे हो मार्केटिंग पे तो आप लो प्राइसेस चार्ज कर सकते हो. फिर आता है कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी. डिमांड मतलब कस्टमर कितनी क्वांटिटीज चाहते हैं आपसे, और यूटिलिटी का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट उनको कितना सेटिस्फेक्शन दे पा रहा है. ठीक है. यूटिलिटी का मतलब होता है वर्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी. तो हर एक कम्युनिटी की ना एक यूटिलिटी होती है. जैसे इस मार्कर की यूटिलिटी है कि मैं इसे लिखकर आपको समझा सकती हूँ. चेयर की यूटिलिटी है कि आपको कंफर्ट दे सकता है. लैपटॉप की यूटिलिटी है कि आप इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, डेटाज ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एक्सेट्रा.
तो हर एक चीज की अपनी एक यूटिलिटी होती है, जिसको कहते हैं वो आपकी वांट को कितना सेटिस्फाई कर पा रही है। ठीक है, तो इस पर भी आपका प्राइस डिपेंड करता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है तो आप प्राइस हाई चार्ज कर सकते हो। डिमांड कम, इसमें आपको 3 चीजें देखनी पड़ेगी। पहली, डिमांड। अगर आपके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, सब लोग बिल्कुल मरे जा रहे हैं आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आप प्राइस हाई चार्ज कर सकते हो। पर अगर उसकी डिमांड नहीं है तो आपको प्राइस लो चार्ज करनी पड़ेगी। फिर आता है यूटिलिटी। अगर आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, कस्टमर को उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। अदरवाइज आपको प्राइस लो रखनी पड़ेगी। फिर आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी में हम देखते हैं कि क्या आपकी डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब होता है कि आप प्राइसेस को कितना ही चेंज कर लो, आपकी डिमांड चेंज नहीं होने वाली। तो आप डिमांड प्राइसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा भी लोगे तो भी कस्टमर आपसे ही सामान खरीदेगा। बहुत ज्यादा प्राइस कम भी कर दोगे तो भी और कोई सी कस्टमर आपके पास आ नहीं रहे हैं, उतने ही रहेंगे। तो प्राइस बढ़ाने पर भी उतने कस्टमर है, कम करने पर भी उतने कस्टमर है। तो अगर आपकी अगर प्राइस इलास्टिसिटी अगर इनइलास्टिक है तो फिर आप हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इस केस में अगर आपने हाई प्राइसेस चार्ज करी भी तो कोई कस्टमर आपको छोड़ के जाने नहीं वाला, वो आपसे खरीदेगा ही खरीदेगा। ओके। पर अगर आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो बहुत हाईली इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक मतलब अगर आपने प्राइस को थोड़ा सा भी बढ़ाया ना तो सारे कस्टमर चले जाएंगे। उस केस में आपको प्राइसेस लो सेट करनी पड़ती है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड हाई है, हाई प्राइसेस। लो डिमांड, लो प्राइसेस। हाई यूटिलिटी, हाई प्राइसेस। लो यूटिलिटी, लो प्राइसेस। प्राइस इलास्टिसिटी, अगर आपकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है मतलब प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ही बढ़ा लो फिर भी कस्टमर रहेंगे ही, तो फिर आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। पर अगर डिमांड हाईली इलास्टिक है कि प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ाया तो कस्टमर सारे चले जाएंगे, तो फिर आपको प्राइसेस लो सेट करने पड़ेंगे। फिर आता है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसे बनाने के लिए आपको खुद को कितना खर्चा करना पड़ता है। तो अगर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है तो आपको भी प्राइसेस हाई सेट करने पड़ेंगे, जबकि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट लो है तो आप प्राइस लो सेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, उसे बनाने के लिए ही मुझे खुद 10,000 रुपए का खर्चा लग जा रहा है, तब मुझे उसे बेचना भी 15 या 20,000 में पड़ेगा। लेकिन अगर वो मुझे बनाने में कुल 10 रुपए का खर्चा आ रहा है तो मैं आसानी से उसे 20-25 रुपए में बेच सकती हूँ। तो आप डिपेंड करता है कि इसको बनाने पे खर्चा कितना लगता है। फिर आता है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो उस केस में आपको एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, क्रेडिट्स, इन सारी चीजों पे बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको प्राइसेस भी हाई चार्ज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल नहीं है तो उस केस में आपको ज्यादा प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में सारे कंज्यूमर्स आपके पास ही आएंगे। तो तब आपको प्राइसेस जो है आप हाई सेट कर सकते हो। तो इफ अ फर्म डज नॉट फेस एनी कॉम्पिटिशन then it can enjoy completely freedom in fixing the price। तो आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है, आप आसानी से प्राइसेस को हाई चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर्स हैं तो आपको प्राइसेस को लो रखना पड़ता है ताकि आपके अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सको, या फिर वो आपके कॉम्पिटिटर्स को छोड़कर आपके पास आ जाए, इसके लिए प्राइसेस लो देने पड़ते हैं। ओके। तो इसको आप याद करोगे इन सारे फैक्टर्स को विद द ट्रिक गो मार्केट एंड डिमांड कोको। गो मार्केट एंड डिमांड कोको। जी से हो जाएगा गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ओ से हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स लाइक प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है हमारा मार्केट, तो मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। डिमांड से डिमांड एंड यूटिलिटी। फिर को से हो जाएगा हमारा कॉम्पिटिटर्स। एंड लास्ट को से हो जाएगा कॉस्ट। तो जी से गवर्नमेंट पॉलिसीज, ओ से ऑब्जेक्टिव्स, मार्केट मेथड्स यूज्ड, देन डिमांड एंड यूटिलिटीज, को से कॉस्ट एंड देन कॉम्पिटिटर्स। ओके। फिर हम बढ़ते हैं प्लेस मिक्स। थर्ड मिक्स इज प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स का मतलब होता है ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब जो गुड्स या सर्विसेज बनते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे बनते हैं और कंज्यूम किसी और जगह पे होते हैं। तो मान लो अगर वो बने हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की फैक्ट्री पे, पर वो कंज्यूम होंगे ऑल ओवर इंडिया, तो उसी जगह से लेकर बाकी सारी जगह पर पहुंचाने का काम कौन करता है? प्लेस मिक्स। तो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन अंडर प्लेस मिक्स। नाउ प्लेस मिक्स में दो तरह के डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। पहले चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि एग्जैक्टली इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप कितने लोगों का यूज करने वाले हो, कौन सा चैनल आप अडॉप्ट करने वाले हो। दूसरा है फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, किस तरीके से वो सामान वहां पे जाएगा, कितना स्टॉक वगैरह मेंटेन करना है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कुल मिला के ये होती है पूरी चैनल साइकिल। सबसे पहले आता है आपका प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर, जो कि वो सामान बनाता है।
फिर आता है आपका एजेंट। एजेंट वो होता है जिसने एक पूरे बड़े एरिया का लीडरशिप लिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा इंडिया है, तो अगर मान लो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया बिकता है, बहुत लार्ज उसका मार्केट है, तो हमने अलग अलग एरियाज के लिए एक एजेंट हायर किया होता है। जैसे नॉर्थ का एजेंट अलग होगा, वेस्ट का एजेंट अलग होगा, ईस्ट का एजेंट अलग होगा और साउथ का एजेंट अलग होगा। तो यहाँ पे जो नॉर्थ का एजेंट है वो हमसे सारा सामान लेकर फिर वो अलग अलग होलसेलर को वो सामान बेचता है और होलसेलर फिर वो रिटेलर को बेचता है। तो एजेंट जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस है या फिर उसकी मार्केट पूरी ऑल ओवर इंडिया है, तो आप एजेंट्स हायर करते हैं अलग अलग रीजन के लिए, लाइक नॉर्थ रीजन, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ रीजन। ओके। फिर ये एजेंट आपके प्रोडक्ट्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को और रिटेलर बेचता है कस्टमर को या कंज्यूमर को। ठीक है। तो आपको इसमें चूज करना होता है कि कौन सा लेवल ऑफ चैनल आपको चूज करना है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पहला आता है डायरेक्ट और दूसरा ऑप्शन है आपके पास इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर एक ही आता है जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल का मतलब होता है कि एक तरफ आपका प्रोड्यूसर है और दूसरी तरफ सीधा कंज्यूमर है। तो जो प्रोड्यूसर है उसकी खुद की कोई वेबसाइट है जिसमें वो सामान बना के अपलोड करता है, कंज्यूमर उसमें से ऑर्डर प्लेस करता है और डायरेक्टली फिर ये प्रोड्यूसर ही कंज्यूमर को सारा सामान भिजवा देता है। तो बीच में इसने किसी भी इंटरमीडियरी को यूज नहीं किया, तो इसे कहते हैं जीरो लेवल चैनल, जो कि डायरेक्ट चैनल है। फिर आता है डायरेक्ट के अंदर तीन ऑप्शन, वन लेवल चैनल, टू लेवल और थ्री लेवल। वन लेवल में क्या होता है, प्रोड्यूसर ये सामान बेचता है रिटेलर को। तो एक तरफ हमारे पास प्रोड्यूसर है, उसने ये सामान बेचा रिटेलर को और फिर रिटेलर ये सामान पहुंचवाता है कंज्यूमर तक, तो इसे कहते हैं वन लेवल। फिर आता है टू लेवल, जिसमें प्रोड्यूसर ये सामान बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को और उसके बाद ये सामान जाता है कंज्यूमर के पास। तो बीच में कितने इंटरमीडिएरीज आ गए, दो। तो ये क्या हो जाएगा, टू लेवल चैनल। फिर थ्री लेवल में प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद फिर एजेंट, एजेंट के बाद फिर होलसेलर, उसके बाद फिर रिटेलर और फिर लास्ट में आता है कंज्यूमर। तो इसे कहते हैं थ्री लेवल चैनल। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको कौन से लेवल से सामान डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में एक ही ऑप्शन है जीरो लेवल और इनडायरेक्ट में वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल। कंफ्यूज आप कहाँ पे होंगे, जब बात होगी वन लेवल की तो आपको लगेगा कि प्रोड्यूसर के बाद आता है एजेंट और उसके बाद फिर कंज्यूमर होगा। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे एजेंट नहीं होगा, प्रोड्यूसर के पास रिटेलर फिर कंज्यूमर। टू है तो प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। और अगर थ्री लेवल है तो फिर अगेन प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वन लेवल है तो बीच वाला जो एक पर्सन है वो रिटेलर होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर हम बात करते हैं, ये तो था डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है डिसीजंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सामान को फिजिकली वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये सारी चीजें लगती है। तो सबसे पहला आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है वो सारे स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं बिटवीन द टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो कस्टमर से ऑर्डर लेने के बाद और उन तक सामान पहुंचाने से पहले कि जो सारे स्टेप्स होते हैं वो किसमें आते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ऑर्डर लेने से लेकर सामान पहुंचाने तक के बीच के सारे जो भी स्टेप्स होते हैं वो ऑर्डर प्रोसेसिंग में आते हैं। और इसमें जितना टाइम लगता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है विद द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो अगर आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग में कम टाइम लगाया है तो उनका सेटिस्फेक्शन हाई होगा, और अगर आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगा दिया तो सेटिस्फेक्शन लो हो जाएगा। तो आज अगर मैंने अमेजोन से ऑर्डर प्लेस किया और वो मेरे घर तक आते आते 2 महीने हो गए, तो अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग में इतना लंबा टाइम लग गया तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन होगा वो बहुत बुरा होगा, तब मैं बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया और 2 दिन के अंदर मुझे वो प्रोडक्ट मिल गया तो मैं ज्यादा सेटिस्फाइड रहूंगी। तो जितना ज्यादा इस पर टाइम लगेगा कस्टमर उतना कम सेटिस्फाई होंगे, और इस पर अगर टाइम कम लग रहा है तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। तो फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर्स। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। नाउ प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है कि सामान बना था एक जगह पे और वो कंज्यूम हो रहा है दूसरी जगह पे, तो उसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन से उसे प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आपने जो गुड्स बनाए हैं उसको आपकी प्रोडक्शन की प्लेस से लेकर उसके कंजम्पशन की प्लेस तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन। नाउ जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो उससे गुड्स की वैल्यू ऐड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप दार्जिलिंग की टी दार्जिलिंग में रहकर ही परचेज कर रहे हो तो आपको सस्ती पड़ेगी।
दार्जिलिंग की टी अगर आप केरला में कंज्यूम कर रहे हो तो महंगा पड़ेगा। तो जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो सामान जितनी दूर से आता है उतना उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, तो प्राइसेस ऐड हो जाते हैं। जैसे कभी भी आप अगर ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसमें आपको शिपिंग चार्जेस देने होते हैं, क्योंकि जितना वो दूर से आएगा उतना ज्यादा आपको उसका भाड़ा वगैरह देना पड़ेगा। बात करते हैं फिर नेक्स्ट वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग आपको देता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है कि सामान बनता एक पर्टिकुलर टाइम पर है पर कंज्यूम दूसरे टाइम पर होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सामान अभी बना तुरंत कंज्यूम करना पड़ेगा। तो सामान बना आज है लेकिन वो कंज्यूम आज से कई दिनों बाद होगा। तो जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाता है, जब तक उसकी डिमांड मार्केट में नहीं आती, तब तक उसको स्टोर करके रखने का काम करता है वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग जब वॉट एवर गुड इज प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड ऑफ इमीडिएटली, जब भी कोई सामान बनता है उसे इमीडिएटली आप सेल नहीं करते हो, तो इसीलिए आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ता है जब तक उस मार्केट में उसकी डिमांड नहीं आ जाती या मार्केट में वो जब तक बिक नहीं जाता। ठीक है, तो उसी स्टोरेज को आप क्या कहते हैं, जहां पे हम सामान स्टोर करके रखते हैं उसे कहते हैं वेयर हाउस। नाउ जब भी आप स्टॉक मेंटेन करते हो उसमें आपका कुछ ना कुछ खर्चा लगता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो जब भी आप किसी वेयर हाउस में अपना सामान स्टोर करवाते हो तो उसके रेंटल चार्जेस वगैरह आपको देने पड़ते हैं, तो उसका कॉस्ट ऐड होता है। जितना लंबे टाइम के लिए आप उसमें रखोगे उतना ज्यादा खर्चा लगेगा। फिर हम बात करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ द गुड्स, कि अपने पास जो स्टॉक है, अपने पास जो गुड्स है उसका स्टॉक मेंटेन करके रखने को कहते हैं इन्वेंट्री। इसका मतलब ये कि मान लीजिए अगर मैं रिटेलर हूँ और मुझे पता है कि कस्टमर इसकी डिमांड करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले मेरे पास कस्टमर आएगा फिर मैं उसे 2-3 घंटे बिठाऊंगी, फिर मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी, फिर वो सामान मंगवाऊंगी। मेरे पास वो सामान उसी वक्त अवेलेबल होना चाहिए, तो उसका स्टॉक को मेंटेन करने को कहते हैं इन्वेंट्री। तो मेरे पास कुछ स्टॉक मेरे पास रखा होना चाहिए और उस स्टॉक का जो कलेक्शन होता है उसे कहते हैं इन्वेंट्री। नाउ इन्वेंट्री इसलिए मेंटेन की जाती है ताकि जब भी उसकी डिमांड की जाए उसका हम सप्लाई कर सके, तो हमें इसको वेट नहीं करवाना पड़े। तो जब भी कोई कंज्यूमर उस चीज की डिमांड करे तुरंत हम उसकी सप्लाई दे सके, इसलिए हम एडवांस में ही इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। लेकिन अगेन इन्वेंट्री मेंटेन करने पे खर्चा लगता है। नाउ कितनी इन्वेंट्री आप मेंटेन करना चाहते हो ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर है फर्म्स पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस। नाउ अगर किसी फर्म की पॉलिसी है कि उसे हाई कस्टमर सर्विस चाहिए, कि कस्टमर को बिल्कुल वेट नहीं करवाना है, जैसे कस्टमर है तुरंत प्रोडक्ट दे दो, तो उसे इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर उसकी कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि वो हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना चाहता है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, तो फिर आप कम इन्वेंट्री मेंटेन करोगे तो भी चलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि अपने कस्टमर को हमेशा इंप्रेस करो या फिर उसको हमेशा ही हाईली सेटिस्फाइड रखो, तो आपको ज्यादा इन्वेंट्री रहेगी लगेगी, वरना कम। फिर आता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल फोरकास्ट। इसका मतलब आप कितनी एक्यूरेटली डिसाइड कर पाते हो कि फ्यूचर में सामान कितना बिकेगा। तो अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कि नहीं फ्यूचर में अगले महीने तो सिर्फ 1000 यूनिट ही बिकेंगे, ठीक है, बहुत एक्यूरेटली आपने डिसाइड किया हुआ है, तो आपको लिमिटेड स्टॉक रखने की ही जरूरत है। फिर आपको 1000 रखोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में कितना सेल होने वाला है, तो आपको एडवांस से प्रिपेयर होने के लिए ज्यादा इन्वेंट्री रखनी ही पड़ेगी, बिकॉज यू नेवर नो कि डिमांड कब बढ़ जाए। तो अगर आपकी सेल फोरकास्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, आपको एक्जैक्टली पता है कि इतना ही सामान बिकेगा, तो लिमिटेड स्टॉक रखो। और अगर आपको नहीं पता, हो सकता है ज्यादा सेल हो जाए या हो सकता है कम सेल हो जाए, तो फिर उसके लिए आपको एडवांस से प्रिपेयर रहने के लिए ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। फिर आता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर आपका रिस्पॉन्सिवनेस टाइम बहुत कम लगता है, जैसे अभी अगर ऑर्डर आया तो तुरंत 10 मिनट के अंदर आपका सामान बनके तैयार हो जाएगा, तो एडवांस में ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि अभी अगर किसी ने ऑर्डर किया, ये सामान मंगवाने मंगवाने में हमें महीना लग जाएगा, तो फिर आपको एडवांस में प्रिपेयर होकर रहना पड़ता है। ओके, तो अगर आप किसी खाने पीने की इंडस्ट्री में डील करते हैं, आपको पता है कि अगर अभी ऑर्डर आएगा 10 मिनट में बन जाना है, तो फिर इन्वेंट्री एडवांस में बना के रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पहनने के, वॉचेस, कपड़ों में डील करते हो, आपको पता है कि अभी ऑर्डर आएगा तुरंत नहीं बनेगा, तो आपको उसके लिए एडवांस से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा है तो इन्वेंट्री कम मेंटेन करो, खर्चा कम लग रहा है तो इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करो। तो अगर कस्टमर सर्विस हाई देनी है तो इन्वेंट्री ज्यादा। अगर आपकी एक्यूरेट हो, आपको एक्यूरेटली पता है कि इतना ही डिमांड होने वाला है, तो लिमिटेड इन्वेंट्री रखो, वरना ज्यादा। फिर आता है रिस्पॉन्सिव टाइम। अगर रिस्पॉन्सिव टाइम बहुत कम लग रहा है कि जल्दी बन जाएगा, तो आपको इन्वेंट्री कम मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन अगर ज्यादा टाइम लगने वाला है तो इन्वेंट्री ज्यादा। कॉस्ट अगर कम लग रही है तो इन्वेंट्री कम, सॉरी, अगर कॉस्ट कम लग रही है तो इन्वेंट्री ज्यादा रख सकते हो, पर खर्चा ज्यादा आ रहा है तो इन्वेंट्री कम। फिर आता है प्रमोशन मिक्स। लास्ट नहीं, लास्ट हमारा मिक्स है।
प्रोडक्ट मिक्स हो गया, प्राइस मिक्स हो गया, प्लेस हो गया, लास्ट है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट या सर्विसेज की सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी हम स्टेप्स लेते हैं रिगार्डिंग द प्रमोशन, उसके सारे डिसीजंस को हम लेते हैं अंडर द प्रमोशन मिक्स। तो सेल को इंक्रीज करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं उन सबके रिगार्डिंग जो डिसीजन है उसे हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स। तो इट इंक्लूड्स all the important decisions regarding the promotion of sale of goods and services. इसके लिए आप काफी सारी मेथड्स यूज कर सकते हो, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। नाउ ये क्या होते हैं ये इंडिविजुअली हम देखेंगे। सबसे पहले आता है एडवर्टीजमेंट। नाउ एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन है, इट कैन बी डिफाइंड एज द पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज और गुड्स बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जिसमें आपको 3 टर्म्स को हाईलाइट करना है। पहला पेड फॉर्म, दूसरा नॉन पर्सनल और तीसरा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। नाउ पेड फॉर्म का मतलब होता है कि जब भी आप एडवर्टीजमेंट करवाते हो तो वो पेड होती है, इसके लिए आपने पैसा दिया है। चाहे आपने इन्फ्लुएंसर को पैसा दिया हो या फिर किसी फिल्म स्टार को दिया हो या फिर आपने टेलीविजन में चलाया हो या फिर न्यूज़पेपर में दिखाया हो, सब में आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये पेड फॉर्म है। ऑफ नॉन पर्सन का मतलब है कि जिससे आप एडवर्टीजमेंट करवाते हो बिल्कुल आपके सामने आकर फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करता है ना, मतलब पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं होता इसमें। तो आप या तो सोशल मीडिया में देखते हो या फिर किसी टीवी में देखते हो या न्यूज़पेपर में, तो पर्सनली आप वहां पे जाकर बातचीत नहीं करते, इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मतलब हमें सबको पता होता है कि ये एडवर्टीजमेंट कौन करवा रहा है। ओके, तो जिस प्रोडक्ट का नाम लिया जाता है ऑब्वियसली उसकी कंपनी मतलब जो है वो प्रमोशन करवा रही है। तो जो स्पॉन्सर होता है जिसने पैसा दिया होता है वो आइडेंटिफाइड होता है, आप सबको पता होता है कि ये प्रमोशन कौन करवा रहा है। ओके, ना इसके फीचर्स हैं। फीचर्स को आप याद रखोगे विद द ट्रिक रिलीज, बट रिलीज की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, रिलीज। ओके, ऊपर लिखा ही हुआ है रिलीज, जिसमें आर से आएगा हमारा रीच। एडवर्टीजमेंट अगर आप करते हो तो वो उससे आप बहुत सारे बड़े मार्केट को, लार्ज मार्केट को एक साथ में आप क्या कहते हैं कवर कर सकते हो। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो बहुत बड़े मार्केट में एक साथ रीच हो पाती है। तो इसमें अगर आप ऑल इंडिया रेडियो, टेलीविजन या फिर सोशल मीडिया का यूज करके भी अगर आप एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो तो इससे आप बहुत बड़ी ऑडियंस को एक साथ में टारगेट कर सकते हो। फिर आता है इकोनॉमी। हालांकि एडवर्टीजमेंट करने पे आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये एक साथ बहुत बड़े मार्केट को, बहुत सारे मासेस को ये टारगेट कर रही है, तो पर पर्सन कॉस्ट कम हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपए भी खर्च किए हैं एडवर्टीजमेंट करवाने में, और ये जो एडवर्टीजमेंट है वो एक साथ आपके 10 करोड़ लोगों को तक पहुंचने वाली है, तो 10 करोड़ लोगों में 1 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है, तो पर पर्सन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इकोनॉमी है। तो क्योंकि ये मासेस को रीच करती है, तो अगर आप हर पर कस्टमर का खर्चा निकालो कि हर एक कस्टमर को रीच करने पे कितना टाइम कितना पैसा लगा, तो वो काफी कम पैसा लगता है। ओके, फिर आता है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि जब भी कोई कस्टमर देखता है कि किसी प्रोडक्ट का बहुत वाइडली एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, तो उसे वो लगता है वो प्रोडक्ट लेजिटिमेट है। और अगर उसको कोई एडवर्टीज नहीं कर रहा, कोई उसकी बात नहीं कर रहा, तो हमें लगता है कि ये फ्रॉड है। जैसे अगर आप किसी मार्केट में जाए कोई प्रोडक्ट लेने के लिए और हम वहां पे एक प्रोडक्ट देखें जिसकी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐड करते हैं, और दूसरी तरफ एक प्रोडक्ट जिसका कभी नाम ही नहीं सुना, जिसकी कभी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, तो हमें क्या लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट जिसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है वो लेजिटिमेट है, क्योंकि इसका नाम सुना हुआ है, इसके बारे में लोग बात करते हैं, इसे लोग यूज करते हैं, एटलीस्ट हमें बताते हैं कि वो यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उसकी लेजिटिमेसी ज्यादा हो जाती है। तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट खरीदने में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है जो एडवर्टीजमेंट लोग कर रहे हैं। फिर आता है एक्सप्रेसिवनेस। एडवर्टीजमेंट में आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं टू एक्सप्रेस योर मैसेज। तो आप ड्राइंग्स का यूज कर सकते हो, डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हो, पिक्चर्स का, गानों का, डांस का। इवन अगर आप कभी भी एडवर्टीजमेंट देखोगे तो मोस्टली कभी उसमें डांस चल रहा होगा, ड्रामा चल रहा होगा, कुछ म्यूजिक्स होंगी, कुछ गाने होंगे, या फिर कुछ पिक्चर्स का आप दिखाओगे, या फिर कुछ कलर कॉम्बिनेशन का आप यूज करोगे। तो ये सारी चीजों को यूज करके आप अपने आइडिया को बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव बना सकते हो। फिर आता है चॉइस। एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप टेलीविजन पे ऐड कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर पे कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कर सकते हो, कई सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो इवन वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, जैसे रेडियो पे अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, विजुअल ऑडियो दोनों कि दिखा भी रहे हो और बोल भी रहे हो, जैसे टेलीविजन पे होता है। तो विजुअल सिर्फ होर्डिंग्स लगा दी, ऑडियो मतलब सिर्फ बोल दिया रेडियो पर,
और विजुअल ऑडियो मतलब दोनों, जैसे वीडियो भी चल रहा है और आवाज भी आ रही है, तो दोनों है, विजुअल भी है ऑडियो भी है। फिर आता है प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा है, आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं अपना आइडिया कम्युनिकेट करने के लिए। फिर आता है एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। तो कस्टमर को ज्यादा एश्योर्ड फील होता है रिगार्डिंग द क्वालिटी जब उसका कोई पहचान वाला इन्फ्लुएंसर उसकी ऐड करता है। तो मान लीजिए अगर मेरे कोई बहुत ही फेवरेट मान लो एक्टर है मेरा शाहरुख खान, या फेवरेट एक्टर है हमारे शाहरुख खान, तो अगर वो शाहरुख खान जी अगर किसी चीज की ऐड कर रहे हैं तो अपने आप हमें लगता है कि हाँ ये तो लेजिटिमेट ही होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर उस चीज की ऐड करते हैं तो हमें ज्यादा एश्योर्ड फील होता है रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड। अगर अमिताभ बच्चन ने इस चीज की ऐड की है तो ये पक्का बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो हमारा सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ जाता है अगर हमारे कोई फेवरेट पर्सन उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं तो। ओके, तो ट्रिक क्या थी? रिलीज, आर से रीच, ई से एक्सप्रेसिवनेस, एल से लेजिटिमेसी, ई से इकोनॉमी, और देन सी से चॉइस, और ई से एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फिर आता है सेकंड, सेल्स प्रमोशन। तो प्रमोशन के अंदर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है सेल्स प्रमोशन। ये शॉर्ट टर्म यूज के लिए होता है, आप लंबे टाइम के लिए सेल्स प्रमोशन नहीं चला सकते हो। तो पहले बताते ही होता क्या है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ, या स्क्रैच कूपन्स, ये सारे होते हैं आपके सेल्स प्रमोशन। तो ये शॉर्ट टर्म यूज के लिए होता है और ये इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हम कस्टमर को स्टिमुलेट कर सके कि सामान आप खरीद ही लो, आज ही खरीदो क्योंकि कल ये ऑफर नहीं रहेगा। तो हम उन्हें कुछ एट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए ताकि हम उन्हें स्टिमुलेट कर पाए, इंड्यूस कर पाए, मना पाए कि आज हमारा प्रोडक्ट आप खरीद लो। इसके फीचर्स क्या होते हैं? इससे आपका सारा स्टॉक क्लियर हो जाता है। तो आपका पुराना कोई स्टॉक रखा हुआ है जो कितने टाइम से नहीं बिक रहा है, अगर आप उस पर 50% ऑफ चला लो, बाय वन गेट वन फ्री कर लो, सेल लगा लो, तो वो सारा आपका स्टॉक खाली हो जाता है। फिर आता है इमीडिएट एंड शॉर्ट इफेक्ट ऑन सेल। तो ये बहुत लंबे टाइम के लिए आप चला नहीं सकते, कुछ दिनों के लिए आपको करना पड़ता है कि या कुछ हफ्तों के लिए कि 50% ऑफ चल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है। ये लाइफ टाइम आप नहीं चला सकते या पूरा साल आप नहीं चला सकते, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको लगाना पड़ता है। और इमीडिएट का मतलब होता है कि जैसे ही आप ये सेल्स प्रमोशन लगाओगे तुरंत आपके पास भीड़ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने आज अनाउंस किया कि आपकी दुकान पे 50% ऑफ चल रहा है ऑन द ड्रेसेस, तो अगले दिन से ही आपके पास भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। तो इसका रिस्पॉन्स काफी इमीडिएट होता है। फिर आता है इससे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी इम्पैक्ट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है होलसेलर, रिटेलर, और इकलौता ये अकेला ही ऐसा प्रमोशन है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी इम्पैक्ट करता है। बिकॉज जैसे अगर एडवर्टीजमेंट चल रही है, अमिताभ बच्चन इसके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या फिर शाहरुख खान कर रहे हैं, तो ये सब देखकर होलसेलर ज्यादा नहीं खरीदते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अभी सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए कि मैन्युफैक्चरर कोई सामान दे रहा है 50% ऑफ पे, तो वो आज ही बहुत ज्यादा स्टॉक खरीद कर रख लेंगे। तो इकलौता ऐसा प्रमोशन है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी इम्पैक्ट करता है। तो इवन एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर भी ज्यादा सामान खरीदने लग जाते हैं अगर इनको पता हो कि 50% ऑफ या ऐसा कुछ ऑफर चल रहा है। फिर आता है विन ओवर द कॉम्पिटिटर। इसको यूज करके आप आसानी से अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो क्योंकि एक बार में आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका स्टॉक क्लियर हो जाएगा, इमीडिएट बट शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी इम्पैक्ट करता है और कॉम्पिटिटर से आप आसानी से आगे निकल सकते हो। तो इसको भी याद करने की आपकी ट्रिक हो जाएगी, एक सेकेंड, CID.com, CID.com। सी से हो जाएगा क्लियरेंस ऑफ स्टॉक, आई से इमीडिएट रिस्पॉन्स, डी से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और कॉम से कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर से भी आप आगे निकल सकते हो। ओके, फिर आता है थर्ड, पर्सनल सेलिंग। और पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है सेलिंग पर्सनली। ओके, तो सबसे अच्छी इसकी डेफिनेशन है कि पर्सनल सेलिंग मींस सेलिंग पर्सनली। तो इसमें 1 to 1 फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ऑफ द बायर एंड सेलर। तो आपके घर पर या फिर कहीं पर भी आपके पास एक सेलर आता है, सेल्स पर्सन आता है और वो अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देता है, आपको बताता है कि क्यों आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो ये क्या है? पर्सनल सेलिंग, जहाँ पे बायर और सेलर फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और पर्सनली यहाँ पे सामान बेचा जाता है। तो इसके फीचर्स क्या हो जाएंगे? इसका पहला फीचर है पर्सनल इंटरेक्शन। तो पर्सनल सेलिंग के अंदर जो बायर एंड सेलर होते हैं, क्योंकि उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो आप पे पर्सनली सारी बातें कम्युनिकेट हो पाती है। फिर आता है टू वे कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग में मोनोलॉग नहीं होता बल्कि डायलॉग होता है। डायलॉग का मतलब क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे एडवर्टीजमेंट पे क्या होता है, टेलीविजन पे अमिताभ बच्चन जी ऐड कर रहे हैं, वो जो बोलेंगे आप उसे सुन सकते हो।
लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये क्या है, मोनोलॉग है, वन वे कम्युनिकेशन है। वो जो कह रहे हैं वो आप सुन रहे हो, पर आप जो कह रहे हो वो नहीं सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे डायलॉग होता है। तो यहाँ पे सेलर अपनी बात रखेगा और आप भी कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर कर सकते हो। तो पर्सनल सेलिंग में जो सेलर है वो इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, एंड एट द सेम टाइम बायर भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है वहां पे। ठीक है, तो उनको भी चांस मिलता है अपने क्वेश्चंस पूछने का। फिर आता है नेक्स्ट, बेटर रिस्पॉन्स। जब सेलर आपके सामने ही खड़ा है और उसकी यूटिलिटीज बता रहा है कि प्रोडक्ट में क्या खास बात है, तो कस्टमर वहां पे अटेंशन पे करता है, उसकी बात को सुनता है। जैसे अगर मैं टीवी चला रही हूँ, उसमें एड आ गई, उसमें अमिताभ बच्चन जी एड कुछ कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। अभी मुझे कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे सुनना ही पड़ेगा, मैं तुरंत अपनी न्यूज अपनी चैनल बदल सकती हूँ। क्या मेरे पास कोई रील आ गई कि ये इन्फ्लुएंसर इसकी एड कर रहा है, मैं इसको स्क्रॉल कर सकती हूँ। तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं उसकी बात पे ध्यान दूंगी ही। लेकिन अगर पर्सनल सेलिंग है और मेरे सामने ही कोई पर्सन खड़ा होकर उसकी बात समझा रहा है, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे कस्टमर ज्यादा अटेंशन पे करते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स बेटर मिलता है। फिर आता है रिलेशनशिप। सेल्स पर्सन यहाँ पे नॉर्मली फ्रेंडली रिलेशन बना के चलते हैं विद द कस्टमर। तो उनकी मैनिपुलेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, उनका बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। वो तुरंत आपको अपना दोस्त बना लेते हैं, ऐसे बात करेंगे जैसे वो सालों से आपको जानते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स पर्सन होते हैं वो कस्टमर के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के चलते हैं, ताकि उनका जो रैंडम कस्टमर है वो उनका परमानेंट कस्टमर बन जाए। मतलब जो आज ही कस्टमर बना है, जो इत्तेफाक से कोई कस्टमर बन गया, वो हमेशा ही आपसे सामान खरीदे, ये इंश्योर करता है सेल्स पर्सन, परमानेंट। ओके, फिर हम बात करते हैं बेटर कन्विंसिंग। यहाँ पे जो सेल्स पर्सन है वो यहाँ पे अगर पर्सन सेलिंग कर रहा है तो वो बायर को बेटर डेमोन्स्ट्रेट करके कन्विंस कर सकता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। जैसे एडवर्टीजमेंट में क्या है, वो सिर्फ आपको बता रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते, यूज करके नहीं देख सकते, तो इसलिए आप कन्विंस नहीं होते हो। लेकिन अगर पर्सन सेलिंग है तो जो सेल्स पर्सन है वो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है, तो इसकी वजह से वो आपको बेटर कन्विंस कर पाता है। एंड इवन वो अपने प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं उसको चेंज भी कर सकता है, या फिर उसे मॉडिफाई करके आपको बता सकता है आपके यूज के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वो शैम्पू बेच रहा है ना, अगर उसको दिख रहा है कि आपके बाल बहुत छोटे हैं, तो बोलेगा कि अरे ये शैम्पू अगर आप यूज कर लो बहुत लंबे बाल हो जाएंगे। अगर उसको दिख रहा है आपके बाल जो है वो थोड़े ग्रेइश हैं, तो बोलेगा कि ये शैम्पू लगाओगे तो काले बाल आते हैं बिल्कुल। अगर वो देखेगा कि बहुत पतले से बाल हैं, हेयर फॉल हो रहा होगा, तो फिर वो उस हिसाब से बोलेगा कि इतनी ग्रोथ होगी, आपके बहुत ज्यादा थिक हेयर्स होंगे, हेल्दी हेयर्स हो जाएंगे, डैंड्रफ नहीं रहेगा, एक्सेट्रा। तो अपने फीचर्स ही फीचर्स को वो हाईलाइट करेगा जो कि आपके कस्टमर को चाहिए। तो जब पर्सन सेलिंग होती है तो आप उसके फीचर्स को मॉडिफाई कर पाते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। ओके, तो यहाँ पे क्या था, बेटर रिस्पॉन्स, बेटर कन्विंसिंग, रिलेशनशिप मेंटेन करना, देन फिर आता है टू वे कम्युनिकेशन एंड पर्सनल इंटरेक्शन। ओके, तो आप इसको याद कर सकते हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स needs better communication. पर्सनल रिलेशनशिप नीड्स बेटर कम्युनिकेशन। पर्सनल से क्या हो जाएगा, पर्सनल इंटरेक्शन, रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हैं, बेटर से दो बेटर है, एक बेटर रिस्पॉन्स और बेटर कन्विंसिंग, और फिर आता है कम्युनिकेशन में टू वे कम्युनिकेशन। तो पर्सनल रिलेशनशिप्स नीड्स बेटर कम्युनिकेशन, तो पर्सनल इंटरेक्शन, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, बेटर रिस्पॉन्स, बेटर कन्विंसिंग एंड कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट में और पर्सनल सेलिंग में क्या फर्क है। पहला है फॉर्म। एडवर्टीजमेंट में हम टेलीविजन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, ऑडियो विजुअल के थ्रू हम अपनी बात पहुंचाते हैं। पर्सनल सेलिंग इज सेलिंग पर्सनली। यहाँ पे दो लोग होते हैं, बायर और सेलर के बीच में फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पर्सनल सेलिंग में ज्यादा होती है, जबकि एडवर्टीजमेंट में कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या आप अपने मैसेज को मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर। तो जैसे मैंने आपको शैम्पू का एग्जांपल दिया, या फिर अगर आप एडवर्टीजमेंट चला रहे हो उसमें आपने जो भी चीजें बोली है वो सिर्फ हिंदी में बोली है, अब सामने वाले को सिर्फ इंग्लिश ही समझ में आती है, तो आप मैसेज को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बार बन चुका है। लेकिन अगर पर्सनल सेलिंग है तो आप इजिली उससे मॉडिफाई कर सकते हो, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। फिर अब बात करते हैं रीच की। क्योंकि पर्सनल सेलिंग में आप इंडिविजुअली एक एक के पास जाकर उन्हें समझा रहे हो, तो आप कितनी ही मार्केट को ऑक्यूपाई कर पाओगे। जबकि एडवर्टीजमेंट में क्या है, एक बार आपने एडवर्टीजमेंट चलवा दी, वो उतने एक साथ पूरे कंट्री के लोगों को कवर कर लेगा। तो रीच किसकी ज्यादा होती है, एडवर्टीजमेंट की, और पर्सनल सेलिंग की रीच बहुत कम होती है। कॉस्ट,
पर पर्सन अगर कॉस्ट देखें तो एडवर्टीजमेंट में पर पर्सन कॉस्ट कम लगता है। रीजन क्योंकि वो एक साथ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को कवर कर लेता है। तो अगर 1 लाख रुपए खर्च करके अगर आपने 1 लाख लोगों तक भी रीच बनाई है तो पर पर्सन खर्चा कितना लगा, सिर्फ 1 रुपए। लेकिन पर्सन सेलिंग में क्या होता है कि आप हर एक के पास जा जाकर उसे समझाते हो, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो पर पर्सन अगर आप पर कस्टमर कॉस्ट देखो तो उसमें ज्यादा लगता है। फिर हम बात करते हैं कवरेज। एडवर्टीजमेंट में ज्यादा कवरेज मिलती है, पर्सनल सेलिंग में कम। फिर आता है यूज ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया मतलब ऐसा मीडिया जो एक साथ में बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कवर कर ले। तो एडवर्टीजमेंट इस मास मीडिया का यूज करता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो, या फिर वो सोशल मीडिया हो एक्सेट्रा, वो मास मीडिया का यूज करता है। पर्सनल सेलिंग में इसका यूज नहीं होता। फीडबैक। पर्सनल सेलिंग में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप कस्टमर का फीडबैक ले सको, जबकि एडवर्टीजमेंट पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि इसमें मोनोलॉग चल रहा है, तो आप फीडबैक नहीं ले सकते। फिर आता है यूजफुल फॉर। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज्ड है कि हर बार एक ही प्रोडक्ट बनता है और सबको पता है कि कैसा प्रोडक्ट है, तो फिर आप उसका एडवर्टीजमेंट करवा सकते हो। पर अगर वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है तो फिर आपको पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी। ओके, करते हैं आगे। लास्ट टॉपिक है पर्सनल पब्लिक रिलेशंस। नाउ पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि इसमें कई सारे तरह की एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि मीडिया सोर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो आपको फेवरेबली कवरेज दे। तो इसमें हम न्यूज़पेपर या फिर अलग अलग एरियाज पे जो मीडियाज हैं उसको हम ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमें फेवरेबल कवरेज दे, ताकि हमारी जो इमेज है पब्लिक में वो बेटर हो सके। ओके, तो इसमें मेनली हम इन कुछ 5-6 मेथड्स का यूज करते हैं। मेनली 5 मेथड्स हैं जिसको आप याद रखोगे विद द ट्रिक पब्लिक न्यूज। पब्लिक से हो जाएगा पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज। तो बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस होते हैं वो कई बार कुछ सोशल सर्विसेज में अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, जैसे कि कुछ विमेन के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाना, कुछ चैरिटीज करना, या फिर कुछ पार्क्स वगैरह बनाना, ट्रीज वगैरह उगाना, या फिर कोई ऑर्फनेज चलाना, स्कूल चलाना, कॉलेजेस चलाना, हॉस्पिटल चलाना एक्सेट्रा। तो जब वो ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ सोशल सर्विस करते हैं, तो क्या होता है समाज में, सोसाइटी में उनकी इमेज बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे लोग उनका प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। जैसे अगर हम बात करें रतन टाटा जी की, तो हमें उस तरह मतलब नहीं है कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, पर उनकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है, लोग उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि प्रॉफिट्स आपके बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना जिससे आपकी सोसाइटी में इमेज अच्छी हो, ताकि वो लोग आपके प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदें। पब्लिक से पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज। फिर न्यूज। न्यूज में ई से हो एन से हो जाएगा न्यूज, ई से इवेंट्स, डब्ल्यू से रिटन मटेरियल्स, और फिर आता है एस से स्पीचेस। ठीक है, तो न्यूज में एंड से क्या हो जाएगा, न्यूज। नाउ न्यूज में क्या होता है, कई बार जो कंपनीज होती हैं वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती हैं या कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं ताकि जो न्यूज चैनल है वो उन्हें पॉजिटिव कवरेज दे। जैसे कि वेमेन के लिए रिजर्वेशन, तो ऐसे कुछ पॉलिसी बना देंगे कि हमारे यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस होती है, उसमें हम 50% वेमेन को ही सिलेक्ट करेंगे, या प्रमोशन प्रोसेस में 50% वेमेन को ही प्रमोशन मिलेगा। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाना ताकि क्या हो, जो मीडिया चैनल्स हैं वो आपको ज्यादा पॉजिटिव कवरेज दे। फिर आता है ई से इवेंट्स। इवेंट का मतलब होता है कुछ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज करना, या फिर मैचेस को ऑर्गेनाइज करवाना। जैसे कई बार क्या होता है आईपीएल में कुछ टीम खरीदी जाती है ना, तो ये मैचेस वगैरह ऑर्गेनाइज करना, स्टेज शोज करवाना, जिससे क्या हो आपका नाम हो सके। तो आप अगर देखोगे आईपीएल तो हटा दे एक बार, लोकल जो मैचेस होते हैं वहां पर भी काफी सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, तो उसमें उनकी होर्डिंग्स वगैरह रखी होती हैं, उनके बोर्ड्स वगैरह लगे लगे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर कोई मैचेस अगर आपने ऑर्गेनाइज करवाए हैं या कोई स्टेज शो आपने ऑर्गेनाइज करवाए हैं, तो इससे आपकी एडवर्टीजमेंट ज्यादा अच्छी होती है और आपकी इमेज बहुत अच्छी बनती है। तो इससे भी जो लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करते हैं। फिर आता है रिटर्न मटेरियल्स। कई बार आपने कंपनी के रिटर्न मटेरियल जैसे कि बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सारे जब आप सर्कुलेट करते हो, तो अगर आपकी जो कंपनी है वो अगर प्रॉफिटेबल है, तो ये सारे रिटर्न मटेरियल्स लोगों को इम्प्रेस करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है स्पीचेस। कई बार जो हमारी कंपनी होती है ना, उसमें एक डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। तो ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, कई बार ऐसे कुछ ओकेशंस ऑर्गेनाइज करवाता है जहां पर आपकी कंपनी का जो लीडर है वो स्पीच डिलीवर करता है, और उस स्पीचेस की हेल्प से वो इंश्योर करता है कि कंपनी की इमेज अच्छी बने। तो कई बार दिवाली के ओकेशन पे, होली के ओकेशन पे, या फिर कई बार नवरात्रिज में वो कुछ ऐसे ओकेशंस ऑर्गेनाइज करवाएंगे और वहां पे अपने लीडर की स्पीचेस रखवाएंगे,
तो जब वो स्पीच देते हैं तो उसमें ये इंश्योर करते हैं कि आपकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी बनी रहे। तो पब्लिक से पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज, एन से न्यूज, ई से इवेंट्स, डब्ल्यू से रिटन मटेरियल्स एंड एस से आता है स्पीचेस। इससे भी हमारी ये मेनली इसका मेन पर्पस ये होता है कि पब्लिक में अपनी इमेज को अच्छा बनाना ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स को प्रेफर करे देन योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स जा रही है, कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।